कभी सोचा है कि कोई कलाकार, कोई राइटर आखिर लिखता क्यों है? मतलब वो कौन सी चीज है जो किसी को कागज पर कलम चलाने के लिए मजबूर कर देती है? सवाल बहुत गहरा है ना। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक बहुत ही दिलचस्प लेखक अज्ञेय के निबंध मैं क्यों लिखता हूं के जरिए। तो चलिए एक क्रिएटर के मन की गहराइयों में उतरते हैं। सवाल तो देखिए बहुत सीधा सा है, पर इसके जवाब उतने ही उलझे हुए हैं। क्या ये कोई अंदर की जरूरत है, एक ऐसी बेचैनी जिसे हम काबू ही नहीं कर सकते? या फिर ये बाहरी दुनिया का कोई दबाव है कि हमें कोई देखे, कोई सुने? चलिए अज्ञेय के साथ इस जवाब की खोज पर निकलते हैं। देखिए, अज्ञेय यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली हमारे सामने रखते हैं। वो इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो जवाब जानते हैं, नहीं, बल्कि इसलिए लिखते हैं ताकि जवाब खोज सकें। मतलब लिखने का जो एक्ट है वही उनका नक्शा है, उनका कंपास है जो उन्हें अपने अंदर के सफर पर ले जाता है। तो रचना मंजिल नहीं बल्कि खुद को खोजने का एक रास्ता है। तो पहला हिस्सा है लेखक की विवशता। इस खोज पर जो लेखक निकले हैं वो खुद में एक बड़ी आकर्षक शख्सियत हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें हम सब अज्ञेय के नाम से बेहतर जानते हैं। वो भारतीय साहित्य के एक बहुत बड़े नाम थे, एक कवि थे। लेकिन यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट है, वो विज्ञान के छात्र भी थे। लॉजिक और इमोशन का यही मेल उनके सफर को समझने की असली चाबी है। अज्ञेय कहते हैं कि एक लेखक को खींचने वाली असल में दो ताकतें होती हैं। एक तरफ तो है भीतरी विवशता, मतलब वो बेचैनी, वो ख्याल जो आपको सोने नहीं देता। और दूसरी तरफ है बाहरी दबाव, जैसे कि डेडलाइंस, बिल भरने की जरूरत या फिर फेमस होने की चाह। दोनों ही असली हैं, पर सच्ची कला कहाँ से जन्म लेती है, अंदर की आवाज से या बाजार के शोर से? अब आता है दूसरा हिस्सा, अनुभव बनाम अनुभूति। सच्ची कला का सोर्स खोजने के लिए अज्ञेय हमें दुनिया को जानने के दो बिल्कुल अलग तरीकों के बीच का एक बहुत जरूरी फर्क समझाते हैं, और यही उनके पूरे तर्क का दिल है। तो ये दो तरीके हैं, अनुभव और अनुभूति। समझिए, अनुभव है दूर से किसी आग को देखना, आपको फैक्ट्स पता हैं, आप लपटे देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। और अनुभूति, अनुभूति है उस आग की तपिश को अपनी त्वचा पर महसूस करना, धुएं को सूंघना, अपने सीने में उस घबराहट को महसूस करना। ये तब होता है जब बाहरी सच आपका अंदरूनी सच बन जाता है। अनुभव को आप एक तरह से फैक्ट्स का कलेक्शन समझिए। जैसे आप प्यार पर लिखी सारी किताबें पढ़ सकते हैं, सारी कविताएं याद कर सकते हैं, आपके पास जानकारी है, ज्ञान है। लेकिन प्यार के बारे में जानना और प्यार में होना एक ही बात तो नहीं है ना, है ना? सिर्फ अनुभव से क्रिएटिविटी की वो चिंगारी शायद ही कभी भड़कती है। और फिर आती है अनुभूति। ये वो पल है जब सारी जानकारी एक गहरी भावना में बदल जाती है, जब कोई फैक्ट सिर्फ दिमाग में नहीं रहता बल्कि आपकी रग रग में महसूस होने लगता है। यही वो कीमिया है, वो मैजिक है जो ज्ञान को कला में बदल देता है। और यहीं से कुछ रचने की जरूरत पैदा होती है। तीसरा हिस्सा, पत्थर पर छाया। अब इस फर्क को असलियत में दिखाने के लिए अज्ञेय हमें इतिहास की सबसे तबाह जगहों में से एक पर ले जाते हैं, युद्ध के बाद का जापान। उन्हें वहां जो मिला उसने सिर्फ उनकी बात को साबित नहीं किया, बल्कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते अज्ञेय एटम बॉम्ब को एक थ्योरेटिकल लेवल पे समझते थे। वो न्यूक्लियर फिशन की फिजिक्स, वो इक्वेशंस, रेडिएशन पर रिपोर्ट्स, सब कुछ जानते थे। उनके पास नॉलेज थी, फैक्ट्स थे, लेकिन ये सब उनके दिमाग में था, एक ठंडा और दूर का ज्ञान। फिर जब वो जापान गए तो वो ज्ञान एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस में बदल गया। वो हिरोशिमा के अस्पतालों में घूमे, उन्होंने अपनी आंखों से बम के शिकार लोगों को, उस तड़प को देखा। तकलीफ असली थी, ठीक उनके सामने। वो एक गवाह थे, लेकिन इतना भी काफी नहीं था। इतना सब दर्द अपनी आंखों से देखने के बावजूद लिखने की वो अंदरूनी मजबूरी पैदा नहीं हुई। कलम खामोश रही। उनके पास अनुभव था, तथ्य थे, तस्वीरें थीं, लेकिन उन्हें उस अनुभूति का इंतजार था, उस बिजली के झटके का जो एक कलाकार को रचने पर मजबूर कर देता है। और फिर एक दिन सड़क पर चलते हुए उन्होंने उसे देखा। कोई पीड़ित नहीं, कोई बर्बाद इमारत नहीं, बल्कि पत्थर पर छपी एक छाया, एक ऐसे इंसान की परछाई जो धमाके की गर्मी में एक पल में भाप बन गया था और जिसका आखिरी लम्हा हमेशा के लिए जमीन पर नक्श हो गया था। उस एक तस्वीर ने उन्हें अंदर तक चीर कर रख दिया। उनके अपने शब्दों में कहें तो ये ऐसा था जैसे इतिहास के उस भयानक क्षण का थप्पड़ मेरे मुंह पर लगा हो। अब वो सिर्फ एक देखने वाले नहीं थे, वो उस त्रासदी का हिस्सा बन चुके थे। देखने और महसूस करने के बीच की जो दूरी थी वो जैसे भाप बनकर उड़ गई। और बस उसी एक पल में
दिमागी ज्ञान और इमोशन के बीच की दीवार चकनाचूर हो गई। सारा विज्ञान, सारे आंकड़े, सारी रिपोर्ट्स उस एक तबाह कर देने वाले एहसास में सिमट गईं। हिरोशिमा की त्रासदी अब उनके लिए सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक निजी जख्म बन चुकी थी। चौथा हिस्सा, एक ट्रेन में जन्मी कविता। तो इस गहरी अनुभूति ने आखिरकार उनके सवाल का जवाब दे दिया। लेकिन ये जवाब और उससे जन्मी कविता वहां नहीं मिली जहां कोई भी उम्मीद कर सकता था। अब यहाँ कहानी में एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ आता है। ज्यादातर लोग यही मानेंगे कि उस भावना से भरकर अग्गे ने अपनी मशहूर कविता हिरोशिमा वहीं उन खंडहरों के बीच लिख दी होगी, पर ऐसा नहीं हुआ था। वो कविता बहुत बाद में जन्मी, भारत वापस आकर एक चलती हुई ट्रेन की सीट पर। हिरोशिमा में मिली वो अनुभूति उनके साथ सफर करती रही, उनके अंदर पकती रही, और फिर उस त्रासदी के केंद्र से हजारों मील दूर आखिरकार शब्द कागज पर बह निकले। और यहीं हमें आखिरी जवाब मिलता है। रचना करना कोई चॉइस नहीं है, ये एक तरह की मुक्ति है। ये एक ऐसी भावना के दबाव से आज़ाद होने का एकमात्र तरीका है जिसे और अंदर नहीं रखा जा सकता। कलाकार शायद खुद को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि जो वो महसूस करता है उससे उभरने के लिए रचता है। पांचवा हिस्सा, जानना बनाम महसूस करना। अग्गे की हिरोशिमा की कहानी सिर्फ एक कविता के बारे में नहीं है, ये हम सबके लिए एक यूनिवर्सल सबक है इस बारे में कि जो हम जानते हैं और जो हम सच में महसूस करते हैं उसके बीच कितना बड़ा फर्क होता है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात कि सच्ची कला आंकड़ों से नहीं बल्कि एक गहरी अनुभूति से पैदा होती है। दूसरी कि रचना करना अक्सर एक इमोशनल बोझ से आज़ाद होने का तरीका है। तीसरी बात कि सच्ची हमदर्दी किसी के दर्द के बारे में जानना नहीं बल्कि उसके वजन का एक छोटा सा हिस्सा महसूस करना है। और आखिर में कि कभी-कभी एक अकेली तस्वीर, पत्थर पर बनी एक छाया की तरह हमें तथ्यों की पूरी लाइब्रेरी से ज्यादा जोर से झकझोर सकती है। और जाते जाते ये सवाल मैं यहीं छोड़ता हूं सबके सोचने के लिए। जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचकर देखिए, कौन सी चीजें हैं जो हम सिर्फ जानते हैं और कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम सच में महसूस करते हैं। हमारे अनुभव और हमारी अनुभूति के बीच की लकीर आखिर कहाँ है? शायद इस जवाब में सिर्फ ये राज नहीं छिपा कि कलाकार क्यों रचते हैं, बल्कि हमारी अपनी